Hello student, how are you? Student, today our topic is electric potential energy. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड आफ्टर दैट आई विल ऐड द टर्म इलेक्ट्रिक, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों, होता क्या है कि जब भी हम किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं, देन दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन विल गेट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे और जो भी वर्क करेंगे वही उस बॉडी में क्या आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब आपको दिखाते हैं कि भाई कंजर्वेटिव होता क्या है और किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी में स्टोर होता है। सबसे आसान तो हमारे पास एक रबर बैंड इस तरह से है। मैंने ये रबर बैंड को इस तरह से फिंगर में ऐसे एडजस्ट कर लिया है। तो आप जानते हैं कि हम लोग क्या कर देते हैं कि इसमें अगर पेपर पीस को इस तरह से फंसा दें और उसके बाद इस रबर बैंड को ऐसे खींचते हैं, तो जब हम इसको खींचते हैं तो देखते हैं कि इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाता है और उसी स्टोर्ड एनर्जी के कारण ही पेपर पीस ऐसे छोड़ने पर आगे की ओर जाता है। ज़्यादा खींचेंगे ज़्यादा एनर्जी, कहने का मतलब ज़्यादा खींचेंगे मतलब क्या, ज़्यादा वर्क करेंगे इसको इधर खींचने में, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगा। अब एनर्जी स्टोर हो रहा है कैसे, तो उसको समझते हैं। वाई एम सेइंग दैट देयर इज वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि जब रबड़ बैंड को हम इस तरह से खींच रहे होते हैं, पीछे की ओर खींच रहे हैं, तो रबड़ बैंड क्या कर रहा है, रबड़ बैंड आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, उसके फोर्स के अगेंस्ट हम लोग वर्क कर रहे हैं और ऐसे इसको खींच करके लाते हैं। तो अगर हम क्या कर दें, जब इसे पीछे खींच रहे हैं तो अगर ऐसे ले जाएं, आगे पीछे इधर उधर करते हुए फिर से उसी जगह पर लेते हैं, तो आप पाएंगे कि वर्क डन इज ओनली डिपेंडिंग अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। भाई रबड़ बैंड को हम अगर खींच रहे हैं और ऐसे एक बार इधर इधर कर देते हैं इस तरह से, अब फिर ला करके यहीं पर रोक दे रहे हैं, और एक बार हमने क्या किया कि उसको डायरेक्ट ऐसे ला करके यहाँ पर खींच करके वहीं पर ला रहे हैं, तो हम पा रहे हैं कि फॉर सेम इलोंगेशन इन द रबड़ बैंड देयर विल बी द सेम अमाउंट ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। सो व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स? वर्क डन बाय द फोर्स और अगेंस्ट द फोर्स does not depends upon the path followed, but it only depends upon the initial and final position। तो उस वाले फोर्स के अगेंस्ट में जब वर्क करते हैं तो बॉडी में जो एनर्जी स्टोर हो जाता है वो किसके इक्वल होता है, इक्वल टू द वर्क डन। एक दूसरे एग्जांपल से भी समझते हैं। हमने क्या किया, अगर मार्कर को ऐसे यहाँ पर रख लिए हैं, इस साइड पे रख लिए हैं, तो इस पे एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स, इट विल बी इट्स वेट, दैट इज mg। तो उस mg के इक्वल हमने फोर्स लगाया अपवर्ड ऐसे, और इसको फोर्स लगा करके इसका डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं h। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क? यू नो दैट फॉर्मूला ऑफ वर्क इज इक्वल टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ व्हाट अबाउट द फोर्स? तो मैंने कहा था कि फोर्स लगा रहे हैं वेट के इक्वल, और डिस्प्लेसमेंट कितना किए, तो किए h। सो व्हाट अबाउट द वर्क डन? दिस टाइम वर्क डन इज इक्वल टू द mgh। अब आप जानते हैं कि अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर प्रोवाइडिंग द हाइट ऑफ h, देन योर आंसर रिमेन्स mgh। पहले से पढ़ा हुआ है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, साथ में कंजर्वेटिव। तो यहाँ से जब हम h हाइट प्रोवाइड करते हैं तो आप कभी भी इस बात को नहीं सोचते हैं कि इसे डायरेक्ट लाया गया है या फिर इस तरह के रास्ते से लाया गया है, किसी भी रास्ते से। बस हम क्या सोचते हैं कि इसका इनिशियल पोजीशन यहाँ पर था और फाइनल पोजीशन यहाँ पर है। तो आपने क्या सीखा दो बातें, वन इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड अदर इज पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स? इफ वर्क डन बाय द फोर्स और अगेंस्ट द फोर्स does not depends upon the path followed but only depending upon the initial and final position,
then that type of force is known as the conservative force. And what about the potential energy? Work done against the conservative force will get stored in the form of potential energy of the body. ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क करते हैं वो स्टोर होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जब हम इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो जो वर्क करते हैं वही क्या हो जाता है, चार्ज पार्टिकल में उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो यही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखते हैं कि कैसे इसका हम कंप्लीट डिफिनीशन दे सकते हैं। हाउ कैन वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसका पोटेंशियल एनर्जी बताइए, तो आप देखते हैं ना कि ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा हुआ है और किस जगह पर रखा हुआ है, तो इससे h हाइट पर रखा हुआ है, तो आप बताते हैं इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो वैसे ही इसका भी डिफिनीशन देखते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो जो दिया है वहीं से स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में कहाँ पूछ रहे हैं, इस तरह से उसमें उधर सोचते हैं, तो यहाँ भी बताएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द, तो U इज इक्वल टू द वर्क डन in carrying this charge particle from infinity to that point in non accelerated way। फिर सुनिए बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो टॉपिक है वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग दिस चार्ज पार्टिकल from infinity to that point in non-accelerated way। यही होता है डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर कैसे हम लोग वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। तो जब इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर ला रहे होंगे तो हम क्या कर रहे होंगे, जब ला रहे होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज कर लीजिए इधर है, किसका, दूसरे चार्ज पार्टिकल का जिसके फील्ड में इसको ला रहे हैं। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा होगा, इस पर इधर फोर्स लगा रहा होगा और हम उसके अगेंस्ट इसको ला रहे हैं यहाँ तक। तो हियर ऑल्सो देयर इज वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स एंड दैट्स वाई देयर विल बी द स्टोर्ड एनर्जी एंड दिस स्टोर्ड एनर्जी विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों ये तो था डिफिनीशन। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। सो टॉपिक इज नाउ नेक्स्ट टॉपिक सी हियर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of 2 point charge system, चार्जेस सिस्टम। सो 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के कारण जो एनर्जी होगी वो क्या होगा उसी को पता करने जा रहे हैं। सो व्हाट विल बी हियर, हियर विल बी द वर्क डन। व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। तो कैसे यहाँ पर एनर्जी स्टोर होगा, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो 2 पॉइंट चार्जेस हैं पहले तो ये इनफाइनाइट सेपरेशन पर होंगे और जब इन दोनों को एक दूसरे के नज़दीक लाएंगे, ऐसे ला रहे हैं, देन देयर विल बी वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझिए, अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो जब हम इनको ला रहे होंगे देन देयर विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्सन। मेरे हाथ को ध्यान से देखिए समझने के लिए। आप कहेंगे सर चार्ज तो तुरंत आपके बॉडी में समझ चला जाएगा,
तो फिलहाल कैसे हम समझें उसको समझा रहे हैं। सपोज कर लीजिए हम इंसुलेटिंग बॉडी हैं या इस तरह से पकड़े हुए हैं जो कि इंसुलेटर के साथ ये चार्ज पार्टिकल है। तो जब उसको हम ऐसे इनफाइनाइट सेपरेशन से ला रहे होंगे देन देयर विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्सन एंड वी आर वर्किंग अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ रिपल्सन एंड दैट्स वाई। देखिए मेरे हाथ में टेंशन आने लगा, क्यों? क्योंकि अभी रिपेल कर रहे हैं, काफ़ी तेज रिपेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्टोर्ड एनर्जी है दैट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगा अगर इस चार्ज पार्टिकल को छोड़ दें तो जैसे ही छोड़ेंगे तुरंत भाग जाएंगे। तो भाई एनर्जी था इसलिए भाग गए। सो सी हियर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2-point charge system is equal to the amount of work done in carrying 2-point charges from infinitely large separation to make the charge system. It is equal to the work done to carry the charge particles from infinite to make the पॉइंट चार्ज सिस्टम। इनफाइनाइट से लाने में जो वर्क कर रहे हैं वही होगा इसकी स्टोर्ड एनर्जी। तो सपोज कर लीजिए कि हमने क्या किया कि Q1 को हम यहाँ पर लाए हैं, Q1 को यहाँ पर लाए हुए हैं। तो जब हम Q1 को यहाँ पर ला रहे थे इनफाइनाइट से, जब इनफाइनाइट से ला रहे थे Q1 को, तो हमने कोई भी वर्क नहीं किया, या फिर ये कहें कि किसी भी फोर्स के अगेंस्ट, किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क नहीं किया। क्यों? क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस पर था, इसके आसपास कोई चार्ज ही नहीं था। तो पहली बार जब इसको लाए होंगे तो यहाँ पर कोई वर्क डन नहीं हुआ होगा। बट वाइल वी आर कैरिंग, हियर्स द Q1 एट पॉइंट O एंड वाइल वी आर कैरिंग द Q2 को ला रहे हैं। अब Q2 कहाँ पर है? तो Q2 जो है इनिशियली इज एट इन्फिनिटी। इनफाइनाइट सेपरेशन से दोनों को ला करके चार्ज सिस्टम बनाएंगे और जो बनाने में वर्क करेंगे वही उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो जब इसको हम ला रहे हैं तो सपोज कर हमें लाना कहाँ तक है? हमको लाना है यहाँ P1 तक लाना है, और P1 तक लाने में जो वर्क डन होगा वही पता करना है। ये सेपरेशन हमने R दे दिया है। तो जब इसको हम ला रहे थे तो सपोज कर लेते हैं कि किसी समय ये पॉइंट A तक पहुंचा हुआ है। Q2 जो है वो P पॉइंट तक लाने में, P पॉइंट तक लाने में किसी समय कहाँ पर है? वो पॉइंट A पर है। तो यहाँ पर A पर हमने Q2 को ऐसे इंडिकेट कर दिया कि यहाँ पर है। इफ बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव इन नेचर सो देयर विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है वो इधर की ओर हमने ऐसे बना दिया एंड इट्स द वेक्टर F। सो व्हाट अबाउट द फोर्स? अब इस सेपरेशन को भी थोड़ा दिखा देते हैं कि ये वाला सेपरेशन X है, किसी समय Q2 X सेपरेशन पर है। तो अगर आपसे पूछें कि फोर्स ऑन Q2 व्हेन Q2 इज एट पॉइंट A, यहाँ लिख देते हैं व्हेन Q2 is at point A, ऐसे लिख देते हैं। तो आप फॉर्मूला लिखेंगे फ्रॉम कूलम्स लॉ, F इज इक्वल टू द K Q2 बाई व्हाट अबाउट द सेपरेशन? सो सेपरेशन इज x², इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखेंगे तो जो फोर्स की वैल्यू है इट इज चेंजिंग अलोंग विद द चेंज ऑफ सेपरेशन। x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू क्या करेगा? वेरी करेगा। तो हमें तो वर्क का फॉर्मूला लगाना है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो इट्स द जनरल फॉर्मूला। एंड इन केस ऑफ फोर्स इज वेरिएबल, अगर फोर्स वेरिएबल है तो हमारे पास वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? तो लिखने जा रहे हैं नाउ फॉर वर्क डन, पूरा लिखेंगे नहीं, आप अपने से लिखेगा नाउ फॉर वर्क डन टू कैरी द Q0 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। सो व्हाट अबाउट द फॉर्मूला? आई एम राइटिंग हियर W इज इक्वल टू द फोर्स वेरिएबल है तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ
वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी एक्स। जब फोर्स कांस्टेंट होता है तो फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू द वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एक्स। ध्यान से सुनिए, कांस्टेंट वाले में फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू द वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एक्स। देयर विल बी नो इंटीग्रेशन, बट इन केस ऑफ फोर्सेस वेरिएबल फॉर्मूला बिकम्स W इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी एक्स। फोर्स की वैल्यू x के बेसिस पर चेंज कर रहा है, इसलिए हमने क्या कर दिया, ये वाला फॉर्मूला लिख दिया। जब जब बात बदलता है तब तब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता है। डिवीजन वाले जगह पर डिफरेंशिएशन और मल्टीप्लिकेशन वाले जगह पर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेशन आता है। तो ये हमने लगा दिया। नाउ वी नीड द वैल्यू ऑफ dx। सो फोर्स इज in this direction, electrostatic force in this direction, but we are making this q2 towards the p, so there will be the vector dx. Now there is dot product of vector f and dx, so here will be the W is equal to the integration of f dx. Now we need the angle between vector f and vector dx। देखिए, सपोज कर लीजिए फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो एंगल क्या है समझने के लिए, अगर ये ऐसे है, फोर्स ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, ऐसे समझिए, तो अभी 90 है। लेकिन अगर दोनों के डायरेक्शन सेम हो रहे हैं तो आप देख रहे हैं दिस एंगल इज डिक्रीजिंग, एंड इफ बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन देन एंगल बिटवीन देम विल बी द 0 डिग्री, एंड इफ दे आर opposite 90 and after it is 180. So if two vectors are in opposite direction, force in this direction, displacement in this direction, so angle between them will be the 90. So formula will be the f dot dx into cos in bracket, or sorry, cos 180. If two vectors are opposite to each other then angle between them will be the 180 degree। अभी मैंने आपको दिखाया कि इस तरह से ये ऐसे 180 हो जा रहा है। तो अब इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ आ जाएगा W इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ f dx। नाउ द वैल्यू ऑफ cos 180 इट इज माइनस साइन 90। आप कर लीजिएगा, तो माइनस साइन 90 आएगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया इन ब्रैकेट माइनस साइन 90। नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ साइन 90। व्हाट इज साइन 90? साइन 90 इज इक्वल टू द 1। सो W इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx। सो हियर्स द इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट in the equation number second. So I am writing here, putting the value of equation first in equation second. So W is equal to the f की वैल्यू, इंटीग्रेशन लगा हुआ है, तो f की वैल्यू क्या है कि q1 q2 बाई एक्स स्क्वायर डॉट dx। तो इंटीग्रेशन का रूल कहता है कि जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं उनको इंटीग्रेट करते नहीं हैं, उनको बाहर निकाल देते हैं। सो दिस स्मॉल के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट q1 q2 जो चार्ज लिए हैं उसकी वैल्यू फिक्स है, बट ओनली दिस सेपरेशन इज चेंजिंग। सेपरेशन चेंज कर रहा है, तो सेपरेशन की वैल्यू शुरू में क्या था? इनिशियली सेपरेशन इज इन्फिनिटी, एंड व्हाट अबाउट द फाइनल सेपरेशन? जब q2 p पर आ जाएगा तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन हो जाएगा स्मॉल r। तो जब हम लिमिट लगाएंगे तो x की जो लोअर लिमिट रहेगी, जो शुरू में रहेगी, वो रहेगा इन्फिनिटी, और जो फाइनली रहेगा वो रहेगा x की वैल्यू स्मॉल r। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो W इज इक्वल टू द k q1 q2। नाउ द इंटीग्रेशन ऑफ, सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं x टू द पावर -2 एंड डॉट dx। एक्स स्क्वायर नीचे था, ऊपर गया तो -2 हो गया। नाउ लिमिट, तो x की वैल्यू शुरू में है इन्फिनिटी,
initial value of x, that is separation, it is infinite, and finally x will be small r. So here will be x is equal to the small r. बच्चों देखिए, जब यहाँ पर आया था माइनस साइन 90, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, इसको यहाँ ऐसे लिख देते हैं, इधर में भी माइनस आ जाएगा, तो इसको भी इधर में लिख देते हैं यहाँ पे इस तरह से, w इज इक्वल टू माइनस एंड हियर ऑल्सो बी द माइनस, तो इसको भी लिख देते हैं, ये छूट गया था, तो ये आ जाएगा w इज इक्वल टू माइनस, अब देखिए तो आ जाएगा w इज इक्वल टू माइनस k q1 q2. नाउ द इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर माइनस 2, तो x टू द पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं. तो आप जानते हैं इस वाले ब्रैकेट में जब इंटीग्रेट करते हैं तो लिखते हैं, तो जिसको इंटीग्रेट करना है उसको लिख देते हैं, x टू द पावर माइनस 2 को इंटीग्रेट करना है. रूल कहता है कि पावर में 1 ऐड कर दीजिए और ऐड करने के बाद जो आता है उसी से डिवाइड कर दीजिए. तो चलिए पावर में 1 ऐड कर देते हैं. सो इफ वी आर एडिंग, व्हाट इज हियर इज माइनस 2 एंड प्लस 1, तो माइनस 2 प्लस 1 का रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस 1. तो जो ऐड करने के बाद आता है उसी से हम डिवाइड कर देते हैं, तो माइनस 1 से डिवाइड कर दिए. एंड अगेन व्हाट अबाउट द लिमिट, initial value of x is infinite and final value of x is small r. तो बच्चों यहाँ -1 था, माइनस था और यहाँ -1 है, तो ये जब यहाँ आएगा बाहर में आएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा और x टू दी पावर क्या आ जाएगा, -1. तो अगर x टू दी पावर ऊपर में -1 है तो उसको अगर नीचे लाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा. जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, ऊपर गया था तो -2 हुआ था, तो अगर वही एक्स स्क्वायर नीचे रहता है तो +2 होता है. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे w इज इक्वल टू द माइनस, माइनस प्लस हो गया, सो k q1 q2 एंड आफ्टर दैट हियर इज 1 अपॉन x एंड लिमिट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू x इज इक्वल टू r. यहाँ तक तो बच्चों आ गया है. अब हम इस जगह का यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो सके. सो फाइनली वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x. तो शुरू में इनफाइनाइट पे थे, अब फाइनली x पर है. लोअर लिमिट इनफाइनाइट और अपर लिमिट x. तो हम हैं कहाँ पर, हम हैं शुरू में इनफाइनाइट पे, अब फाइनली p पे. x की वैल्यू r पर है, तो जहाँ पर है वहीं से वैल्यू पुट करेंगे. समझिए भाई, लोअर लिमिट इनफाइनाइट और अपर लिमिट आर वहीं है इस समय, नीचे से ऊपर गए तो वहीं से वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे. सो w इज इक्वल टू द, वी कैन राइट हियर, और w इज इक्वल टू द k q1 q2. और ये रूल होता है कि इस ब्रैकेट का यूज़ करिए, इंटीग्रेशन करते समय ये वाला, वैल्यू पुट करते समय ये वाला. सो 1 अपॉन x, at the place of x there will be r, so here will be the 1 upon r. now rule is minus, जब अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट पुट करने जाएंगे तो पहले माइनस लगाएंगे. इंटीग्रेशन का रूल होता है 1 अपॉन, नाउ पहले हमने x की वैल्यू r पुट किया, अब x की ही वैल्यू क्या पुट करने जा रहे हैं, x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, सो हियर विल बी 1 अपॉन इनफाइनाइट. तो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि 1 अपॉन इनफाइनाइट किसी क्वांटिटी में अगर इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू ख़त्म हो जाता है, 0 हो जाता है. सो हियर वी गेट w इज इक्वल टू द k q1 q2 एंड बाई r, 1 बाई r, ये तो 0 ही हो जाएगा. तो हमने वर्क डन तो पा लिया. तो मैंने बताया था कि वर्क डन विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी. रबड़ बैंड को भी जब हम खींचते हैं इस तरह से, देखिए इस बार चला करके ही दिखा देते हैं या ऐसे करते हैं, इस बार फिंगर के स्टेप से, तो थोड़ा सा खींचते हैं, देखिए थोड़ा सा खींचें तो ये बगल में ये ऐसे गिरेगा, थोड़ा सा खींचें तो ये ऐसे गिरा, बगल में ही गिर गया, थोड़ा और तेज़ खींचें तो और दूर तक गया. और जितना ज़्यादा खींचेंगे, जितना ज़्यादा कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे, ज़्यादा खींच रहे हैं तो उतना ही तेज़ी से ये जाता है, तेज़ी से भाग गया अभी.
तो वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ एक स्टेटमेंट यूज करेंगे कि दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन विल गेट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन will get stored in the form of potential energy। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला आ गया U इज इक्वल टू द K, U इज इक्वल टू द K Q1 Q2 बाई R। ये बच्चों हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया है ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। तो 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम का U इज इक्वल टू द K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर K। अब K की वैल्यू आप पढ़े हुए हैं। इन केस ऑफ फ्री स्पेस स्मॉल k इज इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड इन केस ऑफ मीडियम विल बी देयर, सो K स्मॉल k इज इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K कैपिटल K इज देयर Q1 Q2 बाई R। सो इट्स द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। एक था पहले ही मान लेते था, दूसरे को ला रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं और वही वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर मोर देन 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम क्या होगा इसको समझते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर मोर देन 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। तो देखिए बच्चों यहाँ से अब दिखाते हैं आपको। सपोज कर लीजिए कि हमें क्या करना है, हमें 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम बनाना है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पहला वाला यहाँ पर लाते हैं, Q1 यहाँ रख दिए हैं। सो वाइल वी आर ब्रिंगिंग द Q2, अब Q2 को ला रहे हैं, तो जब Q2 को ला रहे होंगे तो इनफाइनाइट से तीनों को लाना है। तो पहले वाले को लाने में तो हमने किसी के अगेंस्ट वर्क नहीं किया, लेकिन जब सेकेंड चार्ज पार्टिकल को ला रहे होंगे तो यहाँ पर हमने लिख दिया Q2 लिख दिया। सो दिस Q2 इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। तो जब इनफाइनाइट से ला रहे होंगे तो Q1 के अगेंस्ट यहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं। तो Q1 के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं तो पूछा जाए व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, U इज इक्वल टू द K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और अगर थर्ड चार्ज पार्टिकल को भी ला रहे हैं तो पहले हम यहाँ सेपरेशन लिख देते हैं कि फर्स्ट और सेकंड चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन जो है इसको थोड़ा यहाँ लिखते हैं, इट इज़ R12। अगर एक थर्ड चार्ज पार्टिकल को भी हमने लाया एंड इट इज़ Q3, सो वाइल वी आर कैरिंग दिस Q3 देयर विल बी वर्क डन अगेंस्ट द Q1 एज वेल एज अगेंस्ट द Q2, दोनों के अगेंस्ट वर्क होगा। तो भूल जाइए Q2 था पहले, अगर इसको केवल देखें तो इसके अगेंस्ट वर्क डन, तो भाई 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है। और अगर इसको भूल जाएं, सपोज कर लें केवल ये था, तो इसको लाने में इसके अगेंस्ट वर्क डन। तो हम समझ गए कि जो टोटल वर्क डन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो जो इसको लाने में वर्क डन था वो क्या था, तो हमने बताया कि K Q1 Q2 बाई R। और जब इसको ला रहे होंगे तो मैंने कहा कि पहले केवल इसको देखिए, तो इसके अगेंस्ट, इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन। तो हमें ये सेपरेशन चाहिए, तो हम यहाँ लिख देते हैं R13 R is the separation between 1 and 3. So here will be the K Q1 Q3 divided by R13 and here will be the R12 and plus इसको लाने में इसके अगेंस्ट एज वेल एज इसके भी अगेंस्ट वर्क किए हैं। सो व्हाट इज सेपरेशन, R23, so here will be the K Q2 Q3 Q2 Q3 and divided by R23। तो ये हमारा हो गया, हमने जिसके अगेंस्ट वर्क किया वही वर्क डन सिस्टम में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। इसको लाने में किसी के अगेंस्ट वर्क डन नहीं हुआ, इसको लाने में इसके अगेंस्ट वर्क डन हुआ। एंड वाइल वी आर कैरिंग दिस Q3 देयर विल बी वर्क डन अगेंस्ट द
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन Q2 एंड Q1 एंड Q2, तो ये वाला भी अप्लाई करेंगे. सो हियर वी आर गेटिंग द फॉर्मूला ऑफ टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज सिस्टम. बच्चों ये था मेथड, ऐसे हम समझते हैं. अब एक बिल्कुल सिंपल सा, इतना दिमाग नहीं लगाएं, केवल हम पेयर खोजते हैं. पेयर खोजते हैं. पेयर क्यों खोजते हैं? क्योंकि जितने पेयर बनेंगे उतने के अगेंस्ट वर्क डन होगा. सो हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल हियर, इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं? तो ये तो फॉर्मूला हमारा आ गया जिसको हमने समझ करके लिख लिया. अब बिल्कुल डायरेक्ट वे में कैसे सोचेंगे? तो लिखेंगे U इज इक्वल टू द कितने पेयर, सो 1 पेयर, 2 पेयर एंड 3 पेयर्स आर पॉसिबल. सो हियर विल बी द U1 प्लस U2 प्लस U3. इसकी वैल्यू U1 U2 U3 की वैल्यू ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, वही वैल्यू इसमें पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा. नाउ सी एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, इफ द 4 पॉइंट चार्ज सिस्टम्स आर हियर, ऐसे 4 पॉइंट चार्ज सिस्टम ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है Q1, या Q के टर्म में करते हैं, Q Q Q और Q. सो दिस पॉइंट चार्ज सिस्टम इज, दिस पॉइंट इज नेगेटिव, दिस Q इज नेगेटिव. हम आपको बताने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड आउट टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज सिस्टम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्मॉल r है, ये स्मॉल r है, ये स्मॉल r है, ये स्मॉल r. इसे आप सॉल्व करेंगे, मैं केवल आपको इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि आप जो गलती करते हैं उसको आप समझ लें. सो व्हाट डू यू थिंक, हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल? इन द फर्स्ट साइड इट विल बी द 4 पेयर्स. पहली नज़र में आपको लगेगा देयर विल बी द 4 पेयर्स. हाउ? सो फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर्स एंड 4 पेयर्स. बट 2 more pairs are also possible. इसको आप ध्यान नहीं देते हैं. कुछ बच्चे तो तुरंत समझ जाते हैं, कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते हैं. क्या? Another pair and 1 more pair. So here will be the U is equal to the U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus U5 plus U6. So in this way you can get the total potential energy of the charge system. एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे दिमाग में आ गया, उसको कंप्लीट ही कर देते हैं, थोड़ा अच्छा है, देख लीजिए. जैसे हमने 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के बारे में जो पढ़ा था, उसी पर एक पॉइंट और है, और ये अच्छा चीज़ है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए. देखिए, जैसे सपोज़ कर लीजिए कि यहाँ पर हमारा Q1 था और इस जगह पर Q2 था, और हमें पूछा ये सेपरेशन स्मॉल r था. सो हियर्स O एंड हियर्स P, जो था उसी को बना दिया है. तो अब आपसे पूछे थे कि इस पॉइंट चार्ज सिस्टम का बताइए पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. तो U का फॉर्मूला हमने लिखा था K Q1 Q2 बाई R. K Q1 Q2 बाई R मैंने चला के किया है. मैंने किया क्या है कि K Q1 बाई R को अलग लिख दिया है, क्योंकि कुछ बताना चाह रहे हैं आपको, और Q2 को क्या कर दिया है, थोड़ा दूर लिख दिया है. तो मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है. क्या पढ़ाया हुआ है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नॉट द एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q. सो इफ क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q1. सो एज फॉर्मूला, या लिख देते हैं फ्रॉम फार्मूला, फ्रॉम फार्मूला, फ्रॉम formula of electric potential at point P due to Q1. तो आप पढ़े हुए हैं V is equal to the K Q1 by R. मैंने यहाँ पर जानबूझ के ऐसे लिखा था, V is equal to the K Q1 by R. So here's the equation number first and here's the equation number second. So you are getting U is equal to the V into Q1. ये एक फॉर्मूला आ गया कि जो K Q1 by R था उसकी वैल्यू हमने पुट कर दिया, तो आ गया V U is equal to the V Q1. तो Q1 की बजाय पर हम लोग अगर Q लिख दें तो इसी को लिख सकते हैं OR
U इज इक्वल टू द QV लिख रहे हैं, लिखने में अच्छा लग रहा है। VQ1 थोड़ा बोलने में अच्छा नहीं लग रहा था, और VQ भी लिख सकते थे, लेकिन हमें अच्छा लगता है लिखना QV क्यू भाई, तो उसी तरह से QV। सो U इज इक्वल टू द QV। अब इसका मतलब समझिए कि अगर किसी जगह पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता हो, नॉट द पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट आई एम सेइंग, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता हो और उस जगह पर अगर एक चार्ज पार्टिकल को रख दें, अब पूछें कि व्हाट विल बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी, तो बस करना क्या है, चार्ज पार्टिकल की अमाउंट को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे और तुरंत हमारे पास आ जाएगा उस चार्ज पार्टिकल का उस जगह पर कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इसको भी कंसिडर कर लिया। व्हाट इज अदर फॉर्मूला, W इज इक्वल टू द V इज इक्वल टू द QV। वैसे भी पढ़े हुए थे कि V इज इक्वल टू द W बाई Q0, पढ़ाए थे पहले आपको। सो W इज इक्वल टू द Q0 इंटू V। जब मैंने डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन in carrying unit positive test charge at that point in non accelerated way। तो जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन बताए थे तो उसमें ये फार्मूला आया था, तो वही फार्मूला फिर से यहाँ पर आया है, U इज इक्वल टू द Q इंटू V। इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर V है और उस जगह पर एक चार्ज पार्टिकल लेते आए हैं Q, then total energy of this charge particle will be U is equal to the Q into V। तो ठीक है बच्चों, मैं चाहूँगा कि आप पूरे नोट्स को तैयार कर लीजिए, अच्छे से बोर्ड को एक बार देख लीजिए और कॉपी में बना लीजिए, साथ में आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते रहिए। थैंक यू।